बिजनौर में एक मां पर अपने 6 महीने के बेटे की हत्या का आरोप है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बिजनौर में दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक मां पर अपने बेटे की हत्या का साजिश रचने का आरोप लगा है। मामला बिजनौर के लोहारी सराय इलाके का है, जहाँ पर बीती रात खुर्शिया ताजीब उर्फ अफसा नाम की महिला ने अपने 6 माह के मासूम बच्चे को अपनी नाबालिग नौकरानी के हाथों सड़क किनारे नाले में फिकवा दिया और फिर अपने बेटे के झूठे अपहरण का नाटक रचने लगी। पुलिस ने जब जांच की तो पूरा मामला सामने आया। प्रेम प्रसंग के चक्कर में मां ने ऐसी खौफनाक साजिश रची। पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे को नाले से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह अभियोग पंजीकृत कराया कि उसकी भाभी ने 6 माह के बेटे को मार डाला, मार के फेंक दिया। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके थाना नगीना की पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। जब मृतक की मां की गिरफ्तारी की गई तो पूछताछ में उसने बताया कि उसका किसी से प्रेम प्रसंग था, जिसमें यह बच्चा बाधक बन रहा था, जिसके कारण उसकी हत्या इसने कर दी। मेरठ में बैंक मैनेजर की पत्नी और बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने बैंक मैनेजर के जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में बैंक मैनेजर की पत्नी और बेटे की हत्या के मामले में आज मेरठ पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया। बैंक मैनेजर संदीप के जीजा ने उसकी पत्नी और बेटे की हत्या की थी। पारिवारिक मतभेद और मामूली बात से आहत होकर अपने दोस्त के साथ मिलकर जीजा ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने छानबीन के दौरान हत्यारे को पकड़ा, जबकि उसके साथी ने पुलिस के डर से सुसाइड कर लिया। मेरठ में 3 दिन पहले ये हत्या हुई थी। इसमें इनके द्वारा गला दबाकर ये हत्या की गई थी और मृतका से, क्योंकि ये जान पहचान थी, तो मृतका से इन्होंने पहले पैसे के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि संदीप कब तक आएगा, लेकिन उस वक्त क्योंकि इनके घर के अन्य सदस्य आने वाले थे, इस वजह से जल्दीबाजी में वहाँ से उनकी हत्या करके चले गए। और इसमें जो प्रकाश में आया कि जो अभियुक्त हरीश कुमार है, इसके ऊपर 2 पूर्व में मुकदमे अन्य पंजीकृत हैं, जिसमें ये जेल जा चुका है दोनों मुकदमे में, तो इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि भी है और इस पूरे घटनाक्रम में इन दोनों के द्वारा ही घटना को कारित किया गया। लखनऊ में कल समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला था। आज दुकान के मालिकों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। लखनऊ में कल समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर दुकानों पर बुलडोजर चला था। आज उन दुकानदारों ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। दुकानदारों का कहना है कि अखिलेश ने इन लोगों को कानूनी मदद देने का भरोसा दिया है। दुकानदारों का आरोप है कि एसपी ऑफिस के बाहर बाकी दुकानों पर निगम का बुलडोजर नहीं चला और सिर्फ समाजवादी झंडा बैनर की दुकानों पर निगम ने कार्रवाई की। कार्रवाई एक साथ होनी चाहिए, एक अकेले के ऊपर नहीं होना चाहिए। खाली हम गरीबों की दुकान तोड़ दी गई। आज हम अखिलेश जी से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम उनके साथ में, मतलब उन्होंने हम लोगों के साथ में कहा है कि कुछ करेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं होता, कल भी हमने कहा था, आज भी हम कह रहे हैं, हमारी बेटी है, इसी में हम रहते थे, हमारी बेटी का साल बर्बाद हो रहा है, आत्मदाह कर लेंगे, इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मेरठ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर गर्जा। मेरठ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के चारों जोन में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। इसके तहत कई अवैध कॉलोनियों पर एमडीए का बुलडोजर चला। मेरठ में मामूली बात को लेकर खिलाड़ियों के बीच में स्टेडियम के अंदर चाकूबाजी हुई, जिसमें 2 एथलीट गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरठ में मामूली रंजिश को लेकर खिलाड़ियों के बीच स्टेडियम में चाकूबाजी हुई। मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में चाकूबाजी में 2 एथलीट खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमला करने वाले वेटलिफ्टर खिलाड़ी की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। स्टेडियम में आज सुबह एक वेटलिफ्टर ने 2 एथलीटों पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। राहुल और अनुराग पटेल जब दोनों खिलाड़ी अपनी बाइक से जो है घर जा रहे थे, गेट के पास जो है यशवर्धन जो है बाहर से आया और जो है इन दोनों खिलाड़ियों के जो है करीबन 9:40 पे अपना चाकू से वार करके जो है भाग गया। तुरंत जो है हमारे गार्डों ने उसका पीछा किया, हल्ला मचाया, तो आगे पुलिस थी, जो है पुलिस को जो है बताया गया, पुलिस ने तुरंत उसको जो है पकड़ लिया। वो थाने में है और ये दोनों बच्चों का जो है वर्तमान में हॉस्पिटल में जो है उपचार हो रहा है। जेल में बंद कुख्यात पशु तस्कर पर एक और कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने 71,21,000 की उसकी संपत्ति कुर्क कर दी। देवरिया के सबसे कुख्यात पशु तस्कर अनवर की 71,21,000 रुपए की संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क कर दिया। गैंगस्टर एक्ट में वांछित कुख्यात पशु तस्कर अनवर इस समय देवरिया जेल में पशु तस्करी के गंभीर आरोप में बंद है और तरकुलवा थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव का रहने वाला है।
अनवर उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में पशु तस्करी का अवैध धंधा करता था और इसके ऊपर कुशीनगर जनपद में 1 और देवरिया के तरकुलवा थाना क्षेत्र में 23 पशु तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं। अनवर पूर्वांचल का सबसे बड़ा पशु तस्कर माना जाता है। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त अनवर, जो एक शातिर किस्म का अपराधी है और गैंग बनाकर अपराध में लिप्त रहता है, इसके विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम की धारा 14(1) के तहत थाना तरकुलवा क्षेत्रांतर्गत ग्राम कंचनपुर स्थित इसकी भूमि, भवन और 2 वाहन, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 71,21,000 रुपए की है, कुर्क किया गया है। बागपत में किसान की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बागपत की खेकड़ा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बीती रात एक किसान की गोली मारकर हत्या और दूसरे किसान को गोली मारकर घायल करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 तमंचे भी बरामद किए गए। इस संबंध में अवगत कराना है कि नामजद अभियुक्त, जिनके नाम विशाल, डब्बल त्यागी, ऋतिक त्यागी, उनको पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। इनके एक साथी नरेंद्र गौड़ को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से हत्या में प्रयुक्त 2 तमंचे, एक तमंचा 315 बोर, एक तमंचा 32 बोर, दोनों तमंचों को पुलिस ने रिकवर किया है। हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी पुलिस ने रिकवर किया है। ऋतिक ने पूछताछ में ये बताया कि अर्जुन त्यागी ने उसके पिता को अपशब्द कहे थे, जिस कारण ऋतिक त्यागी बेइज्जत महसूस करता था। इसी कारण वह कल रात को अपने साथियों के साथ ट्यूबवेल पर गया। ट्यूबवेल पर उसको अर्जुन त्यागी और तपेश त्यागी मिले। ऋतिक त्यागी ने अपने साथियों के साथ फायरिंग की, जिस फायरिंग में तपेश त्यागी की मृत्यु हो गई। बागपत में सरफिरे मुस्लिम युवक पर आरोप, लड़की साथ भेजने से मना करने पर लड़की के पिता और भाई को दी जान से मारने की धमकी। बागपत में सिरफिरे मुस्लिम युवक ने लड़की साथ नहीं भेजने पर पिता और भाई का सिर कलम करने की धमकी दी। परिजनों ने आरोप लगाया कि वो लड़की को अपने साथ भेजने का दबाव बना रहा है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की पड़ताल की जा रही है। आरोपी युवक रईस लोनी का रहने वाला है और उस पर खेकड़ा थाना क्षेत्र इलाके की रहने वाली हिंदू लड़की को परेशान करने का आरोप लगा है। उधर से एक लड़का आता रईस नाम का, उसने स्कूटी का आगे रोक किया तो बोला कि आपकी लड़की कहाँ पे है। मैंने कहा कि लड़की तो क्या करना थे, वो लड़की क्या मतलब है। तो बोला कि नहीं, मुझे लड़की को लेके जाना है फिर तुम्हारे को, नहीं तो देख लो फिर मैं क्या करूँगा। मैं बोला क्या करेगा अभी तो बोला मैं उसके फ़ोटो लगाऊंगा फोन उस पर, अगर आपको लड़के को नुकसान पहुंचा सकता हूँ मैं आपके, ये देख लेना। हरदोई में छेड़छाड़ के आरोपी को सबक सिखाने के लिए लोगों ने कानून को हाथ में ले लिया। वहीं पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हरदोई में लोगों ने छेड़छाड़ के आरोपी को सबक सिखाया। लोगों ने आरोपी को पकड़ने के बाद नाई को बुलवाकर बेतरतीब तरीके से उसके बाल मुंडवा दिए। लोगों ने छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ लिया था। अब उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं इस मामले में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस मामले में पूर्व प्रधान और उसके 3 साथियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के कैथीपुरवा गांव की वारदात है। ये वीडियो जो वायरल हुआ है, ये जानकारी में आया है कि एक कैथीपुरवा गांव बेनीगंज का मामला है। इसमें गांव में टीम भेजी गई है, पीड़ित से संपर्क किया जा रहा है और इसमें जांच की जा रही है। जो भी इसमें आवश्यक होगा वो कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा भी पंजीकृत किया। कानपुर में दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है। राजू चौहान और देशराज कुशवाहा के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कानपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। लखनऊ से आई इनकम टैक्स की कई टीमें पनकी और रावतपुर गांव में एक साथ छापेमारी कर रही हैं। प्रॉपर्टी डीलर राजू चौहान के घर और गेस्ट हाउस पर यह छापेमारी चल रही है। वहीं देशराज कुशवाहा की पत्नी और करीबियों से भी इनकम टैक्स की टीम पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो जांच के दौरान दोनों के खिलाफ कई बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं और टैक्स चोरी का मामला भी सामने आया है। आयकर विभाग की टीम कल से लगातार कानपुर में छापेमारी कर रही। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका। अगर राजू चौहान की बात की जाए या बात की जाए देशराज की, इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम देशराज के घर पे है। आप देख सकते हैं कि पुलिस कल से लगातार यहाँ बनी है। पुलिस के जवान यहाँ बने हुए हैं, इनकम टैक्स के ऑफिसर्स यहाँ बने हुए हैं और अंदर पूछताछ चल रही है। आप देख सकते हैं जहाँ तक कैमरे की नजर जा सकती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा उसको पैन करके दिखाएं कि कैसे टीम पूरे दिन भर ड्यूटी करती रही और आज भी, और अंदर पूरे दस्तावेज खंगाले जा रहे। अगर बात की जाए देशराज की, तो देशराज की पत्नी, जो हमारे सूत्र बताते हैं, उनकी पत्नी, उनके करीबियों से भी पूछताछ काफी देर तक चली है
और अभी भी पूछताछ जारी है। और अगर बात की जाए राजू चौहान की, तो राजू चौहान के 16 ऐसी फाइलें मिली हैं, 16 ऐसे दस्तावेज मिले जिनको इनकम टैक्स खंगाल रही है। अगर बात की जाए कपली की, तो देश राज का फार्म हाउस भी है जहां इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है और पूछताछ भी कर रही है। शाहजहांपुर में पुलिस ने 25 अगस्त को हुई चोरी का खुलासा कर दिया। 7 लाख के जेवरातों के साथ 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। शाहजहांपुर में पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 7 लाख के जेवरातों के साथ 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक 25 अगस्त को इन चोरों ने सदर बाजार के सुभाष नगर मोहल्ले में एक बंद पड़े मकान में तिजोरी तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि सभी चोर इसी शहर के हैं और अपने शौक को पूरा करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम देते थे। तेजी से कार्रवाई करते हुए चोरी का खुलासा किया है। इसमें 5 लड़कों की गिरफ्तारी की गई, जिनके नाम नदीम, मोहित, मोनिश, अरसलान और निहाल है। इनके पास से 111 ग्राम सोने की ज्वेलरी बरामद की गई है और 465 ग्राम चांदी की ज्वेलरी बरामद की गई है, जिनकी कीमत 7 लाख रुपए के लगभग है। जिनमें से अंगूठी, पायल है, लॉकेट है, हार है, कुंडल है और कई अन्य इसमें जल्दी बरामद हुई है। इनकी गिरफ्तारी करके आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गोंडा का दौरा किया और विकास कार्यों की समीक्षा की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गोंडा पहुंचे और इटिया थोक क्षेत्र के अमृत सरोवर प्राथमिक विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं डिप्टी सीएम ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रगति भी जानी और निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में धीमी गति पाए जाने पर अफसरों को फटकार भी लगाई और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मीडिया के साथ बातचीत में ब्रजेश पाठक ने कहा कि गोंडा के तेजी से विकास के लिए अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। गोंडा का चतुर्मुखी विकास हो, गोंडा अव्वल दर्जे पर आए, नंबर 1 के दर्जे पर आए, श्रेणी नंबर 1 पर आए। विकास के मामले में इस प्रकार की बिंदुवार हम लोगों ने समीक्षा की है और सभी अधिकारियों से अलग अलग बात किया है। हमारे पास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। गोंडा जनपद के सभी निवासियों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसके लिए हम कृत संकल्प हैं। इसके लिए हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ साथ सबसे बैठक भी की है। गोंडा देवीपाटन मंडल के कमिश्नर महोदय से भी कहा है कि सभी अस्पतालों का वो निरीक्षण करें और समय पर चिकित्सक बैठे, लोगों को दवाइयां मिले। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोनभद्र में विकास कार्यों की समीक्षा की और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज दोपहर सोनभद्र पहुंचे। बीजेपी के जिला कार्यालय में भाजपा कोर कमेटी के साथ बैठक की। इसके बाद जिला अस्पताल के शिशु वार्ड का निरीक्षण किया और डॉक्टरों से कुपोषित बच्चों का हाल जाना। इसके बाद केशव मौर्य सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में बने गौवंश आश्रम गौशाला पहुंचे और गौ सेवा की। इसके बाद उप मुख्यमंत्री जिला मुख्यालय के रॉबर्ट्सगंज नगर में एक दलित परिवार के आवास पर भोजन किया। केशव मौर्य ने कहा कि बीजेपी के नेता साल भर काम करते हैं। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 16 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। संजय प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी में सीएम योगी ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। यूपी में 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिसमें आईएएस संजय प्रसाद को सबसे अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। आईएएस संजय प्रसाद को अवनीश अवस्थी के रिटायरमेंट के बाद 2 अहम अथॉरिटी की कमान सौंपी गई है। आईएएस नवनीत सहगल सूचना विभाग की जगह अब एसीएस खेलकूद विभाग देखेंगे। एसीएस अमित मोहन प्रसाद अब अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन देखेंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में सीएम योगी ने वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। बेंगलुरु में एसडीएम की ये नई यूनिट होगी। सीएम योगी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई और आदि कृष्णागिरी मठ के संत निर्मलानंदनाथ मौजूद रहे। नीलामंगला में 21 एकड़ भूमि में फैला वेलनेस सेंटर को जाने माने वास्तुकार महेश डियोफोर्ड ने डिजाइन किया है। यहाँ पर 400 मेहमान रुक सकते हैं। इसमें 86 विशेष कमरे, 30 डीलक्स स्वीट, 16 कॉटेज और 16 घोंसले हैं। चिकित्सा और योग के सदियों पुराने प्राचीन भारतीय उपचार विज्ञान शामिल हैं और यहाँ तक कि 3 दिवसीय पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। सबसे विशिष्ट इमारत कुर्म के, जिसमें शीर्ष पर एक विशाल कछुए के साथ है। योग, ध्यान और तैराकी के लिए तापमान नियंत्रित पूल के लिए डिजाइन किया गया है। नंदी ब्लॉक में भोजन क्षेत्र है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, जब इस कार्यक्रम का आमंत्रण मुझे मिला तो मैं अभिभूत था। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संबंध हैं।
शैव परंपरा और नाथ संप्रदाय एक दूसरे को जोड़ता है और योग और नेचुरोपैथी की पद्धति को यहाँ जोड़कर परंपरा जारी है। 2024 के लिए शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के लिए नई परेशानी खड़ी कर रहे हैं। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत शिवपाल सिंह यादव यादवों को एकजुट कर रहे हैं। लखनऊ में शिवपाल यादव और पूर्व मंत्री डीपी यादव समेत कई यादव नेता एक मंच पर नजर आए। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत ये लोग एक मंच पर इकट्ठा हुए। इस मौके पर शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया कि आज अगड़े पिछड़े सब बहुत परेशानी में हैं और बड़े स्तर पर सामाजिक न्याय की लड़ाई की जरूरत है, इसलिए हम लोग एक साथ आए हैं। शिवपाल ने कहा कि हम लोग सबको साथ लाएंगे और सबके मामलों पर संघर्ष करेंगे। शिवपाल ने ई रेजिमेंट बनाने और जातीय जनगणना कराए जाने की भी मांग की। भारत गांधी जी ने जो 5 सूत्र अभी दिए हैं, पहला है जातीय गणना, दूसरा है अही रेजिमेंट, फिर है जो बेरोजगार छात्र हैं, फिर है एमएसपी किसानों के लिए। तो जितनी भी ये समस्याएं हैं जिसकी वजह से समाज में बहुत सी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, इसके लिए हम सब लोग सबको इस संगठन को मजबूत करेंगे, जगाएंगे। इस जो यदुकुल पुनर्गठन मिशन जो चलाएंगे तो इसके द्वारा समाज को जगाएंगे। योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे का फैसला लिया है और इस फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। योगी सरकार ने यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का फैसला लिया है। सरकार का दावा है कि इस सर्वे के जरिए मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। साथ ही ये भी पता लगाया जाएगा कि इस मदरसे की फंडिंग कहां से हो रही है और कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। सरकार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं। इसकी रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक शासन को सौंपी जाएगी। मुझे लगता है कि अनरजिस्टर्ड जो चीजें हैं उनका एक रेगुलर कराना नितांत आवश्यक है। कोई भी हो, मदरसों की बात हो, कहीं भी हो, एक नियमित व्यवस्था में सबको आने की आवश्यकता है। वहीं योगी सरकार के फैसले पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये सर्वे नहीं, मिनी एनआरसी है। मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूं, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलूं। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं।